जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वीडियो नए एस्पिरेंट के लिए भी है जो नई तैयारी करना चाह रहे हैं या जो अब यूपीएससी में बैठेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे अब आगे क्या करना है, ठीक है, क्या होगा और क्या पैटर्न में चेंजिंग हुई जिसकी वजह से इतना कुछ बवाला मचा हुआ है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई थी, मैं एक बार फिर से वो रिपीट कर दूंगा कि किन्हें अब आगे मेंस की तैयारी की उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन तो कंडक्ट हो गया, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, पैटर्न चेंज हुआ। तो पैटर्न में ये चीज नहीं चेंज हुई कि सिलेबस चेंज हो गया। पैटर्न में केवल यूपीएससी ने ऑप्शन देने के तरीके को बदल दिया है, ठीक है। सिलेबस वही है। क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, कॉन्सेप्चुअल बेस के क्वेश्चन थे। ये कोई भी नहीं मना कर सकता कि ये कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन नहीं पूछा था। रियलिस्टिक क्वेश्चन भी थे, जैसे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था गिलहरी को लेके ये क्वेश्चन आया था, स्क्वायरल को लेके, ठीक है। तो जिसने नेचुरली एनालिसिस किया होगा वो ये आंसर दे सकता है, वो भी काफी डीप चला गया था। तो यहां से पता चलता है कि यूपीएससी क्या करना चाह रहा है। यूपीएससी जो एक कोचिंग इफेक्ट है ना, पूरा एक कोचिंग का पूरा यूपीएससी पे इफेक्ट पड़ा हुआ है, वो कम करने की कोशिश कर रहा है। और यूपीएससी ऐसा करने की बार बार कोशिश करता भी है, हर बार करता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा यूनिक तरीके से किया है। और ऐसा किया है कि जो बहुत से मेथड्स थे कि एलिमिनेशन मेथड है तो एक महीने में प्रिलिमिनरी निकाल देंगे, हमारा कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो सब समाप्त कर दिया उसने। एकदम क्लियर कट बात ये हो गई है कि बिना खुद के पढ़े कुछ नहीं होने वाला है अगर ये एग्जामिनेशन का फॉलो होगा। देखिए, पहले यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता था तो मान लीजिए उसके क्वेश्चन में ए बी सी, मान लीजिए उसके क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन उसने पूछे। उसके बाद वो ऑप्शन में देता था 1 करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, या 1 2 3 4 करेक्ट है। ऐसे करके उसका यूपीएससी का क्वेश्चन चलता था, ठीक है। पहले ऐसे करके यूपीएससी का क्वेश्चन चलता था। लेकिन अब उसमें हुआ क्या है कि जैसे उसने दे दिया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके ऑप्शन में, जब वो क्या तो कहा ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, या 1 2 3 करेक्ट है, या नन ऑफ दिस करेक्ट है, ठीक है, ठीक, नन ऑफ दिस करेक्ट है। तो अब यहाँ पे बच्चा है ना, पहले क्या एलिमिनेशन में हमें 2 ऑप्शन पता है, 2 नहीं पता है, फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के हम कर लेते थे। लेकिन अब क्या है ना, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी आपको है और इसकी नहीं है, तो फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। 2 की है, 1 की नहीं क्लियर है, तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी ने यही चेंजिंग कर दी थी। और जैसे क्वेश्चन जो थे ना, ये वाले क्वेश्चन, ये लगभग आपके आए थे 40 से 45 के आसपास, मतलब अच्छी खासी मेजोरिटी में आए थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं है। देखिए, सीसेट का भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है और पिछले 2 साल से ये दिक्कत देखने को मिल रही है। सीसेट के जो एग्जामिनेशन है ना, उसका लेवल हाई होता जा रहा है, ठीक। काफी लोग मैंने देखा कह रहे थे कि 10th के अपर लेवल का क्वेश्चन पूछा था, 10th के अपर से पूछा था, क्योंकि 10th है हमारे सिलेबस में, 10th से ज्यादा नहीं पूछना चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, आप लोग के सिलेबस हल्के हो गए हैं। जो अभी बच्चे 10th और 12th से निकल रहे हैं ना, ये 2019 20 21 18 वाले, इनके सिलेबस कम कर दिए गए हैं। 14 से पहले के मैथ्स की 10th की सीबीएसई की बुक उठा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना हल्का वाला पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये अगर कहीं नहीं साइड बुक उठा लो, या सुल्तान चंद आदिल शर्मा की बुक क्लास 10 की उठा लो, तो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। तो इसमें ये नहीं है कि हमें चैलेंज करने जाना है, ये जाना है, ऐसा कुछ नहीं। यूपीएससी ने जो मैथ्स पूछा था 10th लेवल का पूछा था, पर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछा था, ठीक है। और सही मायने में बता दूं कि बीटेक वालों के लिए भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर उन्होंने प्रैक्टिस 1 2 बार 2 3 पेपर नहीं लगाए हैं तो उनके लिए भी ये पेपर कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ठीक है। तो बाकी का तो आप जान ही लो। तो यहाँ प्रॉब्लम केवल पेपर 1 नहीं है, इस बार का प्रॉब्लम पेपर 2 भी है, ठीक है। क्योंकि अगर सीसेट बहुत लोग का 40 तक पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। बहुत है जो यहाँ ठीक ठाक अपने को बचा ले रहे हैं पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 की स्थिति बहुत खराब है। खासकर उन बच्चों की, देखिए आधे तो ये मान के चलते हैं कि चलो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। आधे मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम तैयारी में रियलिटी और फैक्ट है, आधे यूपीएससी एस्पिरेंट ये मान के चलते हैं अरे ये तो हो जाएगा, क्वालिफाइंग है हम कर जाएंगे।
तो यही अब 2 साल से, पिछले 2 साल से यही लगा रहा है, ठीक है। और ये लेवल आगे बढ़ने वाला है, छोटा नहीं होगा, हाई होने वाला है। अब यहां से सोचना ये है कि करना क्या है, ठीक है। आमतौर पर देखिए एक फैक्ट ये है कि आपकी पोस्ट आती है, एक रेशियो की मान ले तो 1000 पोस्ट ही आपकी आती है, ठीक। आपके पास मैक्सिमम टाइमिंग होती है, मान लीजिए ओबीसी और जनरल की अटेम्प्ट मिला ले तो 10 साल आप मान लीजिए तैयारी कर सकते हैं। अनरिजर्व तो 6, ओबीसी 9 करती है, तो मैं एक एवरेज 10 साल मान लेता हूं, यानी 10 साल में कितनी पोस्ट आई? 10 साल में पोस्ट आई 1 लाख, ठीक है। 1 लाख पोस्ट आई आपकी 10 साल में, ठीक। एस्पिरेंट कितने देते हैं? अगर एवरेज देखा जाए तो 7 से 8 लाख एस्पिरेंट, 8 लाख के आसपास एस्पिरेंट एग्जामिनेशन हर साल देते हैं, ठीक। 1 लाख उसमें से सीरियस होंगे, ठीक। 1 लाख तो कम से कम सीरियस एस्पिरेंट हर साल बैठते होंगे। अब 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट हर साल बैठते होंगे और 1 लाख आपकी टोटल 10 साल की पद है, तो 10 साल में लगभग 10 लाख सीनियर एस्पिरेंट तो बैठे हैं। 10 साल में 10 लाख सीरियस एस्पिरेंट बैठे जो सीरियस एकदम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम दमदार वाली, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और पोस्ट कितनी है 10 साल में? 1 लाख, तो बाकी 9 लाख का क्या होगा? 9 लाख खत्म ना। अब जब इस 9 लाख ये जागते हैं जो पूरा जिंदगी अपना यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगा दिए हैं, और जब ये आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अब ये तो काफी एग्जामिनेशन में ओवर एज हो गए हैं। खासकर जो यूनियन के एग्जामिनेशन होते हैं, यानी केंद्र का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें तो ये ओवर एज में चले जाते हैं, ओवर एज हो गया। अब इनके पास क्या है, या तो स्टेट का एग्जामिनेशन है, नहीं तो कोई यूपीएससी का कोचिंग सेंटर पकड़े जहां पढ़ाए, ऑप्शन ही खत्म है। या फिर प्राइवेट में जाएंगे तो फिर ये जहां से स्टार्ट करेंगे, इनके साथ वाले 4 प्रमोशन लेके ऊपर बैठे होंगे, तो ये स्थिति है। अब यहाँ करना क्या है, ये बहुत जरूरी है। कल इस बार का पेपर आपको ये बात एकदम क्लियर कट कह रहा है। देखिए एक सीरियस और फैक्ट सच्चाई और भी मैं बता दूं आपको कि बहुत से एस्पिरेंट का ये ड्रीम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत से एस्पिरेंट है, लेकिन 40 से 45 एस्पिरेंट केवल ये मोटिवेशनल वीडियो देख के इस फॉर्म को भरते हैं। इनकी चाह 40 to 45% की केवल ये मोटिवेशनल वीडियो चल रहे हैं ना। और हर कोचिंग सेंटर का क्लास के वीडियो तो 1 से 2 होंगे, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो 28 से ऊपर चैनल चल रहे होंगे हर, ठीक है। उनकी भी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं भाई, उन्हें भी कस्टमर चाहिए, ठीक है। वो एक बिजनेस चला रहे हैं भाई, उन्हें भी सब खर्चा देखना है, निकालना है, तो वो अपनी जगह अपने सही है, ठीक है। लेकिन बच्चों को खुद को एनालिसिस करना होगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि नहीं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। पहली बात है कि अब जो एग्जामिनेशन आपके हुए इस बार के, उससे एक बात तो क्लियर कट हो गई है कि केवल कोचिंग सेंटर की क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आप आजकल देख रहे हैं ना कि 1 घंटा 1 महीने में मैं प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर जाऊंगा, या ये कोर्स 1 महीने में तुम्हें प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर देगा, ये मेथड से तुम लगाओगे तो 25 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है ना, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अगर ये नहीं किए ना, ये नहीं किए तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। जो क्वेश्चन आया था ना इस बार, वो तुम कर ही नहीं पाओगे। और मैं एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, बेस्ट से बेस्ट एस्पिरेंट भी इस बात को नहीं नकारेगा कि मैक्सिमम इतने बड़े सिलेबस में ना बहुत अच्छे से पढ़ा होगा भी एस्पिरेंट, मैक्सिमम 38 से 40 क्वेश्चन उसके पढ़े हुए आते हैं, 38 से 40, ठीक है। मैक्सिमम 42 तक भी चलो मान लो, 42 से ज्यादा आपके पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। फिर स्कोर कहां से होता था? अब तक होता था एलिमिनेशन वाले मेथड से, 25 से 30 क्वेश्चन वो यहां कवर करते थे तो एक सेफ स्कोर की ओर जाते थे, जो इस बार के ऑप्शन में कंप्लीटली खत्म हो गया है। और ये सच्चाई है कि 42 से ज्यादा, 40-42 से ज्यादा तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तुम्हारे माइंड पर होता था, ये कड़वी सच्चाई है यूपीएससी की, ठीक। अब आप में जो पहले का दिक्कत था, जो था वो था। अब यहां जो ऑप्शंस आए हैं उस हिसाब से अगर आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज मतलब डीपली नॉलेज, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठा के देख लो पेपर के, इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन उठा के देख लो पेपर के, कितने डीप में चला गया वो, उतने डीप में गया हुआ है। यानी अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, उसमें से एक भी ऑप्शन के टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए और सबसे पहले एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी को बेस माना जाता है, ठीक है, इस पेपर से पता चल जाता है कि एनसीईआरटी से हो नहीं पाएगा, लेकिन ओवरऑल बात है कि एनसीईआरटी को पहले पूरा पढ़ लीजिए। तरीके हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं आपके, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिस कोचिंग सेंटर को फॉलो कीजिए, उनके 1 घंटे के लेक्चर लीजिए, लेकिन अपनी स्टडी को ज्यादा टाइम दीजिए, सेल्फ स्टडी को, ठीक है। दूसरे के मोटिवेशन में नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ता हूं, मैं वैसे पढ़ता हूं। आप 10th और 12th खुद पढ़ रहे हैं, 90-95 परसेंटाइल खुद पाए हैं, जेई, नीट या बीए, एमए की एंट्रेंस एग्जाम खुद के बेस पे क्वालिफाई किया है, तो फिर अपना ट्रैक दूसरे के बेस पे यूपीएससी की तैयारी क्यों करना? अपने तरीके से ही कीजिए। बुक्स आप उनके फॉलो कर सकते हैं, तरीका आपका अपना होना चाहिए। दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है, सीसेट। ये एग्जामिनेशन जो हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं ना, यही बड़े बड़ों का लगा दे रही है। वो जनरल साइंस में पेपर 1 में तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन पेपर 2 में अनक्वालिफाइड हो जा रहे हैं। तो आपको सीसेट पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। 1 महीना तो पूरा इस पर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छा खासा देना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसका लेवल अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। आप कंपेयर करते जाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते जाएंगे, लेवल सीसेट का बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में आपको इस पर बहुत फोकस करना है, जो कि लोग करते नहीं है सीसेट में। ये रियलिटी है, ठीक है। बहुत कम एस्पिरेंट होते हैं जो उस पर सीरियस होते हैं, बाकी तो ये सोचते हैं अरे हो जाएगा, पैसे जा ही रहा है, कर ही ले जाएंगे, मैथ्स का रीजनिंग आता है, ये हो जाएगा, वो क्या है 2-3 आ जाएगा, इसका क्वेश्चन तो हम छोड़ देंगे। तो ये नहीं अब चलेगा, पेपर से पता चल गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका, कि दूसरा मतलब सेकंड प्लान आपको रखना पड़ेगा। सेकंड प्लान समझ रहे हैं क्या? सेकंड प्लान, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसपे आप डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इस पे सिलेक्शन की गारंटी 0.001% होती है, 0.001%, ठीक है, या 0.01%, जो भी आप ले लीजिए, ये आपके चांसेस हैं आपके पूरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के। तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके भरोसे आप अपना कैरियर नहीं रख सकते हैं, आपको सेकंड प्लानिंग रखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। सेकंड प्लानिंग में आपके पास एग्जामिनेशन है एसएससी, आरआरबी, अगर आप गवर्नमेंट में हैं या आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उधर यूजीसी, नेट जैसे एग्जामिनेशन से आप अपने पीएचडी करिए या नेट निकाल के रखिए, क्योंकि नेट से भी काफी आपके जॉब आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट की एग्जामिनेशन है, उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें सेकंड प्लान लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आप ये तैयारी करेंगे तो ये डिस्टर्ब होगा, ये बात तो सही है, एकदम सही है भाई, यूपीएससी डिस्टर्ब होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में होता है ना, चौथा पॉइंट जो मेरा है वो उसी पर है। चौथा पॉइंट जो ये है कि देखिए 3 अटेम्प्ट के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा होगा कि नहीं। स्टार्टिंग का जो आपका 3 अटेम्प्ट होगा ना, परिवार भी आपका सपोर्ट करता है, 3 लाख फीस भर देगा वो आपका कोचिंग का, 2.5 लाख भर देगा, जितना आप मांगेंगे सब देगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल तो वो भी आपको पूरा तैयारी करने के लिए देगा। फिर धीरे धीरे वो भी लोग पीछे होने लगेंगे। बहुत से फैमिली ऐसी होती है जो नहीं कर पाती है, कई लोग लेके कर्जा करते हैं, लेकिन बहुत सी फैमिली होती है जो कर नहीं पाती। तो ये आपको पता चल जाएगा तीसरे अटेम्प्ट के बाद कि क्या आप कितना चांसेस है और कितना चांसेस नहीं है। 3 अटेम्प्ट तो आप पढ़ के दीजिए, 3 अटेम्प्ट आप पढ़ के, अटेम्प्ट तो सारे पढ़ के दिए, मतलब 3 आप केवल यूपीएससी तैयारी करके देख लीजिए। 3 साल अपना, 3 साल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, 3 साल जाएगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद से फिर आप एक शुरू कर दीजिए बैकअप की प्रिपरेशन, यानी आपके सेकंड प्लान की प्रिपरेशन, ठीक है। तो चौथा ये है कि आपको खुद पता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। दूसरी की बात नहीं है, आपको पता है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। ये कड़वी सच्चाई है, लोग बड़े इग्नोर करते हैं, वो निकाल दिया वो निकाल दिया, लेकिन हर इंसान को ये पता है कि उसकी कैपेबिलिटी है क्या, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर। जहां आपने 3 अटेम्प्ट दे लिया, 3 अटेम्प्ट के बाद आपको भी लग जाना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे होंगे जिन उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं ना, जहां पे पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वैसे फैमिली बैकग्राउंड वाले तो पहले छोटी जॉब पकड़ लें, ठीक है, उसके बाद वो इसकी प्रिपरेशन करें। या फिर आप 3 अटेम्प्ट दे लिए तो उसके बाद भी आपको पता चल जाएगा 3 अटेम्प्ट के बाद कि ठीक है, क्योंकि हम इस पे टोटल लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक है आप देते रह गए, और जब तक आपको होश आया तब तक आप
काफी एग्जामिनेशन में ओवरेज हो गए हैं, जो मिल सकती है, जो बड़ी भर्तियां हैं। क्योंकि देखिए यहाँ आप यूपीएससी की तैयारी करिए तो आईबीपीएस का एग्जाम तो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मैथ्स है, 1 घंटे वाला है, फिर आपको पूरा जीरो से वहां से शुरू करना पड़ेगा, 2 साल लग जाएगा इसी में, और तब तक यहाँ से आप ओवरेज हो जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड प्लान तो करना ही है, पर चौथा पॉइंट जो है ना कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम यूपीएससी निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए डीमोटिवेट की बात नहीं, ये कड़वी सच्चाई है कि सीट आपकी बहुत कम है। आज से 20 साल पहले भी उतनी ही सीट थी, 20 साल बाद भी उतनी सीट है, भले एस्पिरेंट बढ़ते चले गए हैं, ठीक है, सीट उतनी ही है, ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। तो आप इस पर टोटल डिपेंड नहीं कर सकते हैं। 3 साल देख लीजिए, 3 साल बाद आपको भी पता चल जाएगा कि चांसेस है। तो देखिए एक बार आप कोई भी बंदा 2 साल 3 साल किसी चीज की तैयारी कर लेना, तो चौथे 5वें साल में अगर वो दूसरी तैयारी कर रहा है तो पहली तैयारी को मैनेज कर लेगा, क्योंकि उसको वहां पे रिवीजन करना है, काफी टॉपिक उसके माइंड में होते हैं। तो ऐसे में तुम सेकंड स्टार्ट भी कर सकते हो, सेकंड प्लान भी अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन ये सब समय रहते करना पड़ेगा, समय बीत गया तब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी बात है कि कट ऑफ, तो मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था कि देखिए पेपर वन में अगर आप कट ऑफ की बात करें तो पेपर 1 में 79 से 82 के बीच में जो आ रहा है ना रिजर्व कैटेगरी में, वो मान लें, मुझे तो लग रहा है 82 भी बहुत लोग किसी का आ नहीं रहा है, लेकिन 79 से 82 के बीच में जो भी आ रहा है वो आपके आ जाएंगे इस कैटेगरी में, ठीक है। 79 to 80, 80 to 82 वो आप आ रहे हैं, और वो सीसेट में 40% से ज्यादा पा रहे हैं, ठीक है, वो सीसेट में 40% से ज्यादा पा रहे हैं, तो वो मेंस की तैयारी में लग जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही कंडीशन है, ठीक है, ये भी आपके 76 से 78 के बीच में ही है ये भी, और ओबीसी भी आपके 76 से 78 के ही बीच में लाई करेंगे, ठीक है। एससी और एसटी में देखिए क्या है कि एसटी जो आपका है वो लगभग आपका 72 के प्लस के आसपास आपका रहेगा, 72 से 72 प्लस, और एसटी आपका 68 प्लस, यानी 68 या 68 प्लस के आसपास रहेगा। इससे ज्यादा इसमें कट ऑफ जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन बच्चों का जिनका ये आ रहा है, उनका सीसेट में भी 40% नंबर आ रहा हो, तो वो मेंस की तैयारी में जुट जाए। कई लोग तो कह रहे हैं कि इसमें अटेंडेंस भी आ गया है ना, अभी यहाँ क्वालिफाइड है सीसेट में, तो आप जुट जाइए, ठीक है। तो जुट जाइए अगर आपका ये चल रहा है तो, और नहीं चल रहा है, देखिए बहुत का तो लास्ट अटेम्प्ट था, और ये जो चीज आई है ना पेपर, उनसे जाके आप पूछिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनकी क्या स्थिति है, बहुत खराब है, ठीक है। एक अटेम्प्ट और पेपर इतना टफ, ठीक है, इसके बाद अब उन्हें चांस नहीं मिलने वाला है। वो अपना सब कुछ लगा चुके हैं यूपीएससी में, अगर उन्होंने यही किया है, सब कुछ लगाया, तो अब वहां से वो जीरो हो गया, ठीक है। प्राइवेट में आपको ये यूपीएससी की पढ़ाई काम नहीं आती है, ये सीधी बात है, अगर वो प्राइवेट जॉब में जाते हैं। गवर्नमेंट में भी बहुत से एग्जामिनेशन है जहां मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप नॉन बैकग्राउंड से हैं मैथ के तो आपको टाइम लगेगा उस चीज में भी। तो बाकी आप डिसाइड खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप समझदार हैं, आप उस लेवल पे होते हैं कि आपके पास इतनी समझ तो होती ही है। सपोर्ट में आपको देखिए कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन आपको खुद भी अपने को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे ट्रिक अब ऐसे पेपर में फेल हो जाने वाले हैं, ठीक है। सर ने पढ़ाया तो आप भी आके पढ़ाई कीजिए। आपकी पढ़ाई इस समय इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपकी ज्यादा मदद करेगी। बाकी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।